और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अतिथि शिक्षकों को लेकर पटना हाई कोर्ट का एक बड़ा आदेश जारी हुआ है। बिहार के स्कूलों से नहीं हटाए जा सकते हैं गेस्ट टीचर। गेस्ट टीचर को हटाए जाने का आदेश कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। आपको बता दें कि +2 स्कूल के कुल 4,257 अतिथि शिक्षकों को राहत दी गई है। वहीं 30 मार्च 2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने यह आदेश जारी किया था। अतिथि शिक्षकों को हटाने का यह आदेश जारी किया गया था। आपको बता दें कि जस्टिस प्रवेंदु सिंह के कोर्ट में सुनवाई के बाद ये कहा गया कि बिना किसी कारण के सेवा समाप्त करना गलत है और कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल के अनुमोदन और अधिसूचना को कार्यकारी आदेश से नहीं समाप्त किया जा सकता है। पिछले 1 अप्रैल से +2 स्कूल में अतिथि शिक्षक सेवा दे रहे हैं और अतिथि शिक्षकों की 5 सदस्यीय टीम ने ये याचिका दायर की थी। और इस पूरी खबर पर न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या है इस पूरे मामले को लेकर के हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दे दिया है? देखिए, उसका 30 तारीख को 2024 में जो अतिथि टीचर हैं उन्हें हटा दिया था शिक्षा विभाग ने। और माध्यमिक शिक्षा निदेशक तत्कालीन कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव थे, उन्होंने पत्र जारी किया था जिसके बाद सभी की सेवा जो है अचानक समाप्त कर दी गई थी। और सेवा समाप्त होने के बाद अतिथि शिक्षकों ने हाईकोर्ट का सहारा लिया था। मामले की लगातार सुनवाई चल रही थी और कल पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये कहा है कि जो अतिथि टीचर हटाए गए हैं वो सही नहीं है। और इसको लेकर उन्होंने साफ कह दिया है कि जो आदेश शिक्षा विभाग ने दिया है उसे निरस्त किया जाता है। और निश्चित रूप से 4257 इनकी संख्या है राज्य भर में, जो अलग अलग +2 स्कूलों में 6 विषयों में शिक्षा दे रहे थे। लेकिन अब बड़ी राहत मिली है। जो 4000 से अधिक शिक्षक हैं उन्हें फिर से एक बार सेवा में आने का मौका मिलेगा। इस बीच जो बीपीएससी से बहाल हुए थे TRE 3 में, जो अभी शिक्षक जिनकी अभी काउंसलिंग नहीं हुई है, जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है, अतिथि टीचर, उनको वेटेज देने की बात हुई थी। और उस वेटेज के साथ साथ पटना हाईकोर्ट ने दूसरी बड़ी राहत दे दी है। तो निश्चित रूप से अब शिक्षा विभाग का अगला स्टेप क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने जो पुराना आदेश है उसे निरस्त करते हुए 4257 शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। बिल्कुल रजनीश, और हाईकोर्ट ने एक बड़ी राहत दे दी है गेस्ट टीचरों को और अब एक बार फिर से गेस्ट टीचर सेवा दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच महाकुंभ हादसे से जुड़ी आपको बड़ी खबर बताएंगे। महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए न्यायिक आयोग जांच टीम आज दोपहर प्रयागराज पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। साथ ही टीम हादसे की जगह का मुआयना भी करेगी। जांच टीम सुबह 8 बजे के आसपास लखनऊ से रवाना हो जाएगी। ये टीम इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हर्ष कुमार की अध्यक्षता में गठित की गई है। पूर्व IPS VK गुप्ता और पूर्व IAS DK सिंह भी इस टीम में शामिल है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको महाकुंभ से बता रहे हैं। अगर आपको याद हो तो मौनी अमावस्या जिस दिन शाही स्नान था उस दिन भगदड़ की घटना हुई थी जिसमें कई लोग जख्मी और कई लोगों की जान भी चली गई। और इसी पूरे मामले पर गंभीरता से जांच के लिए अधिकारियों को बुलाया जा रहा है। दूर दूर से अधिकारी पहुंचेंगे। लखनऊ से ये अधिकारी पहुंच रहे हैं और अधिकारियों के साथ बैठक होगी और उसके बाद उसी जगह पर जाकर मुआयना भी किया जाएगा कि आखिर क्या वजह रही, किस वजह से यह हादसा हुआ। तो वहीं कुंभ मेले में 19 जनवरी को आग लगने की घटना की मजिस्ट्रेट अब जांच करेंगे। आपको बता दें कि जिला मजिस्ट्रेट महाकुंभ नगर विजय किरण आनंद ने जांच का आदेश जारी किया है। बता दें कि मेले में 19 जनवरी को आग की घटना सामने आई थी। 1 सप्ताह में जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। वहीं सेक्टर 19 के मोरी मार्ग पर गीता प्रेस गोरखपुर और अखिल भारतीय धर्म संघ के शिविर में आग लगी थी। आग से कई कॉटेज और झोपड़ियां जो वहां पर मौजूद थी वो जल गई। हालांकि इस घटना में किसी तरह की कोई जनहानि की खबर नहीं आई थी। तो जिला मजिस्ट्रेट ने अब महाकुंभ में आग की वजह की जांच का आदेश जारी कर दिया और 1 सप्ताह के बीच ये आदेश का जांच जो भी रिपोर्ट होगा वो देने के आदेश दिए गए हैं। वहीं महाकुंभ में 70 महामंडलेश्वर एक साथ आए और सभी महामंडलेश्वर ने एक सुर में सरकार की व्यवस्था को सराहा है। महाकुंभ के इंतजामों में सभी ने बढ़ चढ़कर ये कहा कि ये इंतजाम बहुत ही बेहतरीन है। इसकी तारीफ की। योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रयासों से मेला सफल रहा।
महाकुंभ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एनएसजी के कमांडो भी पेट्रोलिंग करते नजर आए हैं। खुली गाड़ियों में सवार एनएसजी कमांडो एक्शन मोड में अब नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि वहीं एनएसजी कमांडो फुट पेट्रोलिंग भी करते नजर आए हैं। प्रयागराज से इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित गंजू। को लेकर अब कोई चूक ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया। यही वजह है कि पुलिस, पीएससी और यहाँ तक कि एनएसजी के कमांडोज भी एक्टिव दिख रहे हैं। जहाँ तक मेले की बात की जाए, देख सकते हैं कि एनएसजी के कमांडोज कैसे एक्टिव हैं और चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाए। आप देख सकते हैं कि ऑफिसर्स हैं एनएसजी के जो पूरी फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, एक एक चीज पर ये नजर बनाए। एक जितना भी जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, आप देख सकते हैं कि वो कमांडोज हैं जो अपनी पूरी पैनी नजर बनाए हैं। चप्पे चप्पे पर एनएसजी के कमांडोज एक्टिव मोड में देखे जा सकते हैं और ये पूरा मेला क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और ए से लेके बी सेक्टर, बी से लेके सी, मतलब 1 से लेके 18 सेक्टर के बीच का जितना भी सेगमेंट है उसमें ये पेट्रोलिंग कर रहे हैं एनएसजी के कमांडोज के साथ साथ जो आगे ड्राइवर के साइड को पायलट है उसके ने अपने कैमरे से एक एक चीज को देख रहा है और ये इनके जो कंपनी कमांडर है ये भी इस पे पूरी पैनी नजर बनाए हुए हैं। यानी कि एनएसजी के कमांडो इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। विजिलेंस सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कुंभ, प्रयागराज। धनबाद में 27 साल पहले घर छोड़कर निकले भूली के गंगा सागर यादव महाकुंभ के मेले में परिवार को मिले। हालांकि साधु बने गंगा सागर ने परिवार को पहचानने से इनकार कर दिया। अब परिवार ने साधु का डीएनए टेस्ट कराने के साथ ही उनके कथित परिवार से मुलाकात की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके। खोया और पाया की रियल टाइम स्टोरी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कुंभ की भीड़ में मिलने और बिछड़ने की थीम पर बॉलीवुड में कई फिल्में बनी हैं। लेकिन क्या हो जब ये रियल लाइफ स्टोरी रियल लाइफ में आ जाए। हम बात कर रहे हैं धनबाद की, जहां भूली श्याम नगर में रहने वाले गंगा सागर यादव 27 साल पहले अपना घर छोड़कर चले गए थे। घर में माँ थी, बेटा था और पत्नी थी। 27 साल तक गंगा सागर का कोई पता नहीं चला और जब प्रयागराज में चल रहे कुंभ में परिवार के सदस्य पहुंचे तो गंगा सागर को साधु के रूप में देखकर अवाक रह गए। एगो वीडियो बना के विदा कर लेबा। अच्छा, तो वे हम चिन्हले बने तो गल रहे ना वजह। हाँ हम गए रही मिले। तो का बोल रहा वो बोला था कि हम ना हैं तहरा आदमी। अच्छा, हम चिन्हता नहीं कि वे हवन। अब मांग करता नहीं कि हमारे पति जी आ जा। हाँ वापस आ जैसे जा। बात तो ज्यादा कर ही नहीं रहते। वो मीडिया वाला गया तब थोड़ा बोलने भी लगे, नहीं तो बोल ही नहीं रहते एकदम। हम गए वहाँ, प्रणाम किया, प्रणाम किया, पहचान रहे हैं तो आशीर्वाद दिया, त्रिबला का टीका भी किया। लेकिन मतलब उस समय तक वो गुम था। बाद में जब मीडिया वाला पीछे लगा तब वो अपना बोलने के लिए बचाव पक्ष के लिए बोलना शुरू हुआ। गांव के लोगों ने जब पहचान की और घर को जानकारी दी तो घर के लोग भागे भागे कुंभ पहुंचे। इसके बाद साधु बने गंगा सागर ने सभी को पहचानने से इनकार कर दिया। अब बेटे ने डीएनए टेस्ट कराने के साथ साथ उनके बनारस में रह रहे कथित परिवार से बात करने की मांग की है ताकि सच्चाई का पता चल सके। वो बोल रहे हैं बाबा कि हम डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। तो डीएनए टेस्ट हम लोग भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बार ऐसे दिखा लेते हैं कि उनको भी ना हो कि हमें परेशान कर रहे हैं। अगर उनका होगा तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो बाबा बोल रहे हैं कि डीएनए टेस्ट वो बोल रहे हैं कि हम डीएनए टेस्ट कराने के तैयार हैं। आप लोग भी तैयार? हम लोग भी तैयार हैं, डीएनए टेस्ट लेकिन एक बार उनसे फैमिली से हम लोग बात करना चाहते हैं। हालांकि गंगा सागर यादव को देखकर उनके घर वाले काफी खुश हैं, लेकिन दुख इस बात की है कि वह अपने परिवार वालों को नहीं पहचान रहे हैं। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। अगली खबर दरभंगा से, जहां शराब पार्टी में विवाद के बाद एक शख्स की उसके दोस्त ने ही गोली मारकर हत्या कर दी। कमलेश मंडल को उसके दोस्त ने शराब पार्टी में विवाद के बाद गोली मार दी और गोली मारने के बाद आरोपी प्रीतेश कुमार सिंह मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि कमलेश मंडल अपने अन्य दोस्तों के साथ बैठकर खा पी रहे थे और इसी दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार गणेश सिंह के पुत्र प्रीतेश कुमार सिंह ने शराब पार्टी के दौरान कमलेश मंडल को 2 गोलियां मारी। कमलेश मंडल की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस के साथ एसडीपीओ सदर अमित कुमार मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। यहाँ बाद में नहीं था, समझे, हम सब घर पर थे। हम यहाँ पर दोनों कहाँ भी पी खा के ना मस्ती कर रहा था। कौन कौन?
कमलेश मंडल है हाँ और प्रीतेश सिंह है। हाँ तो वह लागे लपा लुपा में वह पी खा के ये प्रीतेश सिंह गोली चला दिया है। ये खैरा गांव है जो पतौर थाना अंतर्गत आता है। यहाँ सूचना प्राप्त हुई थी कि गाड़ी बंद करें। कमलेश मंडल की गोली मार के हत्या कर दी गई है। एक मुर्गी फार्म है, उसके पास पुआल के ढेर के बीच में उनकी डेड बॉडी पाई गई है। 2 गोलियां फिलहाल दिख रही हैं लगी हुई बॉडी में। आगे कार्रवाई की जा रही है। और इसी बीच सासाराम से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। युवक ने खुद को भी गोली मार ली है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मौके से हथियार भी बरामद किया गया है। दोनों 12वीं क्लास के छात्र थे। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, एफएसएल की टीम जांच में जुट गई है। नगर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आपको बड़ी खबर सासाराम से बता रहे हैं, जहां एक युवक ने अपनी ही प्रेमिका की हत्या कर दी और उसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। दोनों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मौके से पुलिस ने हथियार भी बरामद किया और बताया ये जा रहा है कि दोनों 12वीं के छात्र थे। हालांकि पुलिस और एफएसएल की टीम जांच में जुटी हुई है। बस उजले हम सूत गलिसन का हम ना देखल कबाड़ी कोलवावत तो कोलत नहीं सन कोबेले कोलवावत तो मौसक बोला के लाई लेके मौसक देखा न दिया चाहे तो कबाड़िया नहीं से कोलत तो ओई पर पूरा देखला जे तो जे गोली लगा रहे तो बोले नहीं सब कोई के अभी गांव से पता चला है। क्या पता चला? यही चला है कि नहीं गोली लगा। किसको? अब कैसे लगा अब हम तो जानकारी नहीं है। आपका कौन है बाबू? वो नाती लगता है हमारा भाई का। लड़का जो दोनों मृतक और मृतका हैं, दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ाई करते थे। उसके बाद यहीं पे इसी गली से आगे कोने पे एक मकान है, उसी में उस मकान में पिछले 1 साल से दोनों अगल बगल के कमरे में रह रहे थे। 3 महीना पहले जो मृतका है वो अपने मामा और सगे भाई के साथ इस मकान में जो घटनास्थल वहाँ ये लोग शिफ्ट हुए थे। उस लड़के से विवाद की वजह से परेशान होकर उसके बाद ये आज ये घटना। और अगली खबर राजधानी पटना से बताएं, जहां बिहार में एक और भ्रष्ट अफसर की संपत्ति जब्त करने के आदेश न्यायालय ने दे दिए हैं। निगरानी की विशेष अदालत ने तत्कालीन फूड इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार और उसके परिजनों की संपत्ति जब्त करने के निर्देश दिए। अदालत ने पटना के डीएम को 52 लाख रुपए से अधिक संपत्ति जब्त करने के निर्देश दिए। अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति में जमीन के 11 प्लॉट के अलावा LIC के कागजात, बैंक डिपॉजिट समेत कई चीजें शामिल है। निगरानी के विशेष लोक अभियोजक ने न्यायालय के फैसले की जानकारी भी दी है। 2013 का ये आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था सुरेंद्र कुमार के विरुद्ध, जो फूड इंस्पेक्टर थे एट दैट टाइम। 52,80,333 रुपये का जो प्रॉपर्टी है, जिसमें कुल 11 प्लॉट हैं, LIC पॉलिसीज़, बजाज अलायंस पॉलिसीज़ वगैरह, उसको जब्त करने का आदेश दिया गया है। और ये निर्देश दिया गया सभी विपक्षी को कि 1 महीना के अंदर सारा प्रॉपर्टी जो है, ये कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी, ये डीएम पटना को सुपुर्द कर दें। बीते दिनों भारी हंगामे के बीच विस्कोमान निदेशक का मंडल का चुनाव संपन्न हुआ था। 2 गुटों में मारपीट देखने को मिली थी। शाम तक सुनील सिंह के खेमे में जश्न का माहौल भी दिख रहा था, लेकिन इस चुनाव में मतों की गिनती पर विवाद शुरू हुआ। मामला केंद्रीय सहकारिता प्राधिकार के पास पहुंचा, जिसके बाद प्राधिकार ने फिर से मतगणना का आदेश दे दिया। इसके बाद जीते हुए उम्मीदवार में तो खलबली मच गई, वहीं हारने वालों के चेहरे पर मुस्कान और उम्मीद की झलक दिखी। अब 1 फरवरी को फिर से वोटों की गिनती की जाएगी। न करा करके यह 4 दिन के बाद एक नए सिरे से इसके पुनः रिकाउंटिंग का आदेश निर्गत किया गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसा प्रजातांत्रिक मूल्यों का गला घोटने वाले जितने भी लोग हैं, सभी लोग एक शरीक हैं इसमें, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, और यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस बीच औरंगाबाद से आपको बड़ी खबर बताएंगे। सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत की खबर है। 2 बाइक की टक्कर में 3 लोगों की जान चली गई। बेंदिया के प्रतापपुर गांव के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। औरंगाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत की खबर है। 2 बाइक की टक्कर में 3 लोगों की जान चली गई। औरंगाबाद से ये जानकारी सामने आई है, जहां सड़क दुर्घटना में 3 लोगों के दर्दनाक मौत की खबर है।
तो बेंदिया के प्रतापपुर के पास यह हादसा हुआ है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं औरंगाबाद से। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती हैं और इसी बीच दो बाइकें आपस में टक्कर हुई और दोनों ही बाइकों पर बैठे हुए लोग घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई और ये बाइक आपस में टकराई। 3 लोगों की मौत की खबर है। बेंदिया के प्रतापपुर के पास ये दर्दनाक हादसा हो गया है। औरंगाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टोटल कितने लोग घायल हुए थे? 4 में एक मगध मेडिकल कॉलेज में है और 3 की मौत हुई है घटनास्थल पर। और सासाराम में आयोजित एनडीए के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व विधायक और बीजेपी नेता ललन पासवान का अनोखा रूप देखने को मिला है। ललन पासवान अपने समर्थकों के साथ बैलगाड़ी पर सवार होकर काफिले के साथ बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस पूरी खबर का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार सिंह ने। पटना से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं सांसद बैलगाड़ी पर सवार होकर के पहुंच रहे हैं और उसके साथ साथ कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का हुजूम दिख रहा है, कार्यकर्ताओं पर उत्साह भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि ललन पासवान अपने समर्थकों के साथ बैलगाड़ी पर सवार होकर के काफिले में बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और ये एक अनोखी तस्वीर है जहाँ बैलगाड़ी पर सवार होकर के सांसद पहुंचते नजर आ रहे हैं। सासाराम में एनडीए की कार्यकर्ता सम्मेलन है और उसमें अजीब तस्वीर सामने आ रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है बैलगाड़ी से निकले हैं पूर्व विधायक ललन पासवान जी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। बैलगाड़ी से निकले हैं सर। बैलगाड़ी हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। हमारे पुरखों ने इसका इस्तेमाल जब रेलगाड़ी और गाड़ी नहीं था तो इसका इस्तेमाल किया था। इसलिए किसानों का, मजदूरों का ये प्रतीक है, हमारी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। हमारे लोग इसी गाड़ी से केदार धाम, बद्री धाम, बनारस, दुनिया के बड़े राज्य के अन्य हिस्सों में जाते थे। हमारे यहाँ शादी ब्याह, दुल्हन और दूल्हा इसी पर जाया करते थे। इसलिए उसी परंपरा का एक हिस्सा है और हम अपनी संस्कृति और सभ्यता के इस हिस्से के साथ हम जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार बैलगाड़ी से निकले हैं ललन पासवान है, पूर्व विधायक है और एनडीए की जो कार्यकर्ता सम्मेलन है उसमें भाग लेने जा रहे हैं। अजीत कुमार, न्यूज 18 सासाराम। वहीं सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जमुई में यातायात पुलिस ने एक बड़ी पहल कर ली है। बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों का चालान काटा जा रहा है, साथ ही उन्हें मुफ्त में हेलमेट भी दी जा रही है। सुरक्षित घर पर पहुंचने के लिए यातायात नियमों का पालन करना बहुत अनिवार्य है और बाइक चलाने के दौरान हेलमेट का उपयोग करना है। जमुई में पुलिस की इस पहल का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। यातायात पुलिस जो बगैर हेलमेट पहने जो बाइक सवार है उन पर कार्रवाई कर रही है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, शहर के कचहरी चौक पर यह अभियान हो रहा है और बहुत सारे बाइक सवार हैं जो पकड़े गए हैं, जो बगैर हेलमेट के सड़क से गुजर रहे थे और पकड़े गए जो बाइक सवार हैं उनको उनका चालान कटने के बाद उन्हें मुफ्त में हेलमेट दिया जा रहा है, देख सकते हैं। और ये बता दें कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है और खुद जिले के एसपी यहाँ पर मौजूद हैं और जो बाइक सवार बगैर हेलमेट के पकड़े गए थे उनका चालान कटा और मुफ्त में उन्हें हेलमेट दिया जा रहा है, देख सकते हैं। खुद यहाँ पर एसपी हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्या मैसेज है सर मुफ्त में हेलमेट? मैसेज ये है कि सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से लोग बिना हेलमेट के घर से निकल जाते हैं। कोई कहते हैं कि घर में हेलमेट है, कोई पहन करके नहीं आते हैं, आदत नहीं है। क्योंकि इन्होंने हेलमेट नहीं पहना था इसीलिए इसके लिए तो फाइन उनको लगा, लेकिन मैंने इनको एक हेलमेट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दिया ताकि इनका एक मैसेज जाए लोगों को कि अगर हम हेलमेट नहीं पहनेंगे तो चालान कटेगा। और हम सबको हेलमेट दे रहे हैं जितने लोग यहाँ पर पकड़ा हैं। क्या करेंगे सर? कि एकदम बिल्कुल हेलमेट पहनिए, आप सुरक्षित रहिए, आपका परिवार है, आपका
आप अपने परिवार का सोच करके हेलमेट पहनिए। ये नहीं कि पुलिस के डर से पहन लिए, बहुत लोग पहन लेते हैं फिर उतार करके रख देते हैं। नहीं, जब भी आप निकलिए घर से तो मोटरसाइकिल में चाबी देने से पहले हेलमेट पहनिए। तो देख सकते हैं, जैसा कि तस्वीर दिखाना चाहूंगी, यातायात पुलिस के जो जवान हैं उनका वो चालान भी काट रहे हैं जो बाइक सवार हैं, और साथ ही पुलिस के द्वारा मुफ्त में हेलमेट भी दिया जा रहा है जो बाइक सवार है। और सीधे तरह से अपील यह है कि बाइक चलाकर अगर सड़क घर से बाहर निकलते हैं और घर वापस सुरक्षित पहुंचना है तो हेलमेट का उपयोग जरूर करें, जैसा कि जिला प्रशासन के द्वारा ये कोशिश की गई है और पुलिस उन्हें मुफ्त में हेलमेट दे रही है। वैसे कुंदन, न्यूज 18 जमुई। सासाराम से कांग्रेस सांसद मनोज कुमार का एम्स में इलाज चल रहा है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पटना एम्स में एडमिट होने के बाद सूचना के बाद फुलवारी शरीफ और करगहर विधायक के सांसद से मुलाकात की। आपको बता दें कि मुलाकात के बाद इन लोगों ने ये बताया कि अब उनकी हालत बिल्कुल ठीक है, जल्द ही जनरल वार्ड में उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। अगर तबीयत में तेजी से सुधार हुआ तो सांसद बजट सत्र में भी हिस्सा ले सकते हैं। इधर सांसद पर हमले मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। तो अभी खतरे से बाहर हैं, इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने कहा कि 24 घंटा रखेंगे इसको रेड जोन में, और उसके बाद ही जो है कोई वोमिटिंग वगैरह नहीं होता है तो उनको आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा। नहीं, वो हमसे एकदम बहुत स्पष्ट रूप में उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ विधायक जी, हमको कोई तकलीफ नहीं है। पहले थोड़ा कौतूहल था, अब चोट के कारण एक उत्सुकता रहती है, कौतूहल रहता है लोगों के मन में, वो उसके कारण थोड़ा सा बीपी फ्लक्चुएट कर रहा था, लेकिन अब सब कुछ स्टेबल है और वो भी अपने आप को सहज महसूस कर रहे हैं। वो अभी प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट हो जाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।